ओके, इंग्लैंड इन मिडिवल एजेस। जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले तो ये समझ में आता है कि पॉपुलेशन ज़ाहिर है कि इस तरह तो हो नहीं सकती जितनी आज है, या इवन आज से 1000 साल पहले भी जितनी पॉपुलेशन है तो 1500 साल पहले उससे कम होगी। इंग्लैंड में बहुत थोड़े टाइम के लिए इंग्लैंड जो है वो रोमन एम्पायर का पार्ट रहा। एट दैट टाइम दैट वाज कॉल्ड ब्रिटोन्स। आफ्टरवर्ड्स Germanic tribes invaded that part which we call England। यानी इंग्लैंड पर जर्मन कबीलों ने यलगार शुरू कर दी। अब ये जर्मन ट्राइब्स हैं, इनमें आते थे, लूट मार करके चले जाते। फिर एक स्टेज आई कि वो वहां पर रहना शुरू हो गए। डिफरेंट ट्राइब्स थे, लेकिन 3 डोमिनेंट ट्राइब्स जो वहां सेटल हुए हैं उनको हम वहां से हम इंग्लिश की हिस्ट्री शुरू करते हैं। यानी एंग्लिस, सैक्सन एंड ज्यूस, 3 ट्राइब्स हैं। एंग्लिस जो नॉर्थ में जो है वो सेटल हुए, सैक्सन जो साउथ में सेटल हुए, और ज्यूस जो केंट के इलाके में, KENT, केंट जो इंग्लैंड के अंदर एरिया है उसमें सेटल हुए। सॉरी। ये सब जर्मन स्पीकिंग ट्राइब्स थे फ्रॉम स्कैंडिनेवियन एंड पर्टिकुलरली फ्रॉम डेनमार्क। दे केम हियर। उसके बाद स्कैंडिनेवियन से वाइकिंग आते रहे, इन पे अटैक करते रहे, ये सरवाइव करते रहे। तकरीबन 8th या 7th सेंचुरी तक तो ये पेगन्स थे, यानी कि ये क्रिश्चियन नहीं थे। उर्फ आम में जिसे हम काफर कहते हैं उसी तरह कह लें, या अपनी जो अपने इलाकों से लेके आए थे मजहबी रसूमात, वो उनके मुताबिक चल रहे थे। फिर यहाँ क्रिश्चियन मिशन आना शुरू हुए, जिसमें सबसे डोमिनेंट 9th सेंचुरी में सेंट ऑगस्टीन के मिशन। सेंट ऑगस्टीन के आने के बाद से इंग्लैंड जो है, और वहां जो ये जो 3 ट्राइब्स एंग्लिस, सैक्सन और ज्यूट्स आए थे, ये क्रिश्चियन होना शुरू हुआ और उन्होंने बहुत थोड़े टाइम में इनको क्रिश्चियन कर। अब क्रिश्चियनिटी चूंकि रोमन एम्पायर की स्पोर्ट से परवान चढ़ी थी और उसमें लैटिन लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, तो एक लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज थी जो वो अपने साथ लेके आए थे। अब लैटिन लैंग्वेज रिलीजन के रास्ते उनकी जिंदगियों में दाखिल हुई, और इस फेज पर यहां पर वो लैंग्वेज शुरू हुई जिसको हम ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। इसी को एंग्लो सैक्सन इंग्लिश भी बोलते हैं, इसी को ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज और ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि राइटर्स ने हिम्स प्रोड्यूस की, कुछ नैरेटिव पोइट्री की, और लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं था, स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट नहीं था। फिर इसकी वो वर्थ नहीं थी कि इसे एक रिकग्नाइज लैंग्वेज समझा जाता, इसे वर्नैकुलर कहते थे। वर्नैकुलर यू कैन से नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज। इंग्लिश एक वर्नैकुलर के तौर पर सरवाइव कर रही थी, और इसके अंदर
ज्यादातर ओरल ट्रेडिशन में, ओरल लिटरेचर जो है वो कंपोज किया जा रहा था, जिसके कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो बाद में डिस्कवर किए गए हैं और उनकी बेस पे एक हिस्ट्री का नैरेटिव बनाया गया है जो मैं आपसे शेयर कर। मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्लियर जो पोइट्री है वो एक एपिक पोइम है जिसको हम बेवुल्फ कहते हैं। ये एपिक बेवुल्फ बेसिकली दो कंट्रीज या दो ट्राइब्स, गोथ और फ्रांग की आपस की जो है वो वार के बारे में है। और एपिक जो है, कल भी मैंने मेंशन किया था कि हेरोइक पोएम्स अबाउट हेरोइक डीड्स रिटन इन ग्रैंड स्टाइल। तो ये एक एपिक थी जिससे जो इंग्लैंड को यूनाइट कर रही थी, एक एपिक थी जो किसी हीरो को यूनोजाइज कर रही थी। ये एक ऐसी एपिक थी जो रे ऑफ होप का मैसेज दे रही थी। ये एपिक जिसमें वुल्फ ने अपने एपरेंट एनिमी यानी गॉन्ड्रियल और उसकी मदर को जो है वो डिफीट कर दिया था। उसके बाद 50 इयर्स रूलर रहा, लेकिन बाद में एक ड्रैगन से मार खा गया। तो हिडन एनिमी या क्या कहते हैं, स्नेक इन ग्रास लाइक एनिमी से बचने का सबक भी दे रही थी। अभी ये डेवलपमेंट जो है वो चल रही थी। लैंग्वेज एक अर्ली डेवलपमेंट, अर्ली ग्रोथ के स्टेज पर थी कि इंग्लैंड की हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट वाकया हुआ जिसको हम नॉर्मन कंकेस्ट कहते हैं। 1066 में बैटल ऑफ हेस्टिंग में, हेस्टिंग की लड़ाई में इंग्लैंड जो है उस पर फ्रेंच कब्जा हो जाता है। अगरचे नॉर्मन का लफ्जी मतलब तो मैन हु केम फ्रॉम नॉर्थ है, यानी शुमाल से आने वाले इंसान, लेकिन इट स्टैंड्स फॉर फ्रेंच हु लिंक्ड विद इंग्लैंड थ्रू अ चैनल। चैनल जो रिवर की सेंस में, रिवर का चैनल होता है या सी में चैनल होता है। और ये यहां से इंग्लिश के अंदर एक नई एज का आगाज हो गया। यही वजह है कि 1066 यानी 550 या 560 से 1066 तक का जो टाइम पीरियड है, हिस्टोरिकली इट इज कॉल्ड एंग्लो सैक्सन पीरियड। और इसके बाद का जो पीरियड है दैट इज कॉल्ड एंग्लो नॉर्मन पीरियड फ्रॉम 1066 टू 1485। एंग्लो सैक्सन पीरियड basically is development of language where unity is concerned, settlement is there, and in second phase when they have settled and French influence is ever rising, society has become bilingual। वैसे तो बाइलिंगुअल पहले भी थी, लेकिन वहां लैटिन और अर्लियर इंग्लिश जिसके कई नाम थे, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए उसे इंग्लिश कह रहे हैं कि इंग्लिश या वर्नैकुलर इंग्लिश और लैटिन लैंग्वेज थी। अब फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज आ। इस एज में कोर्टली लव और कोर्टली रोमांस की बात हुई। समझा जाता है कि 11वीं सेंचुरी में ही कोर्टली पोइट्री का आगाज हुआ और कोर्टली जो पोइट्री है उसमें कोर्टली लव एक ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बाद के लिटरेचर ने में इसको बहुत इन्फ्लुएंस किया। तो वो एंग्लो सैक्सन पीरियड में वो लव जो कि गॉड सेंटर्ड था, अब उसका फोकस जो है वो ह्यूमन बीइंग यानी कि फीमेल
के साथ उसको जोड़ा गया, और फीमेल फिडेलिटी, फीमेल ब्यूटी, फीमेल एटीट्यूड, ये भी रोमांस के वो टॉपिक हैं जो कि डिस्कस किए। रोमांस एज ए जॉनरा डेवलप हुआ। क्रॉनिकल जो कि ओल्ड इंग्लिश में शुरू हुए थे, यानी हिस्ट्री या रेकॉर्ड्स, वो भी कंटिन्यू किए इस एंग्लो नॉर्मन पीरियड में। एपिक की बजाय ज्यादा स्टोरी की दो फॉर्म पॉपुलर हो गई, एक रोमांस की सूरत में, जैसे किंग आर्थर्स रोमांस जो है उन्हीं को दोबारा सुनाया गया, बोला गया, और सर गवेन एंड ग्रीन नाइट, ये भी एक फेमस रोमांस है। इसी तरह स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, उसको हम इसके क्लाइमेक्स पे जाके या एंड पे जाके कैंटरबरी टेल्स में देख सकते हैं। एक वल्गर टाइप ऑफ स्टोरीज भी पॉपुलर हो गया था जिसको फैबुलो कहते हैं। रिलीजियस पोइट्री जिस तरह पहले थी वो उसने कंटिन्यू किया। सरमन जो है वो पहले लैटिन में सिर्फ होते थे, अब वो इंग्लिश में आना शुरू हुए, इंग्लिश में, क्योंकि जॉन वाइक्लिफ जो था फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ बाइबल इन इंग्लिश, जॉन वाइक्लिफ, वाइक्लिफ ने बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया इसी एंग्लो नॉर्मन पीरियड में, जिसको मिडल इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर सरमन की पैरोडी भी, उसके ऊपर भी बात हुई। जिस तरह सरमन लिखे और पढ़े जाते थे उस तरह सरमन की पैरोडी भी की जाती। तो एक तरह का क्रिटिकल आउटलुक भी एंग्लो नॉर्मन के स्पेशली लास्ट के सेंचुरी में, यानी 14th सेंचुरी में और उसके बाद मिड 15th सेंचुरी में हमें नजर आता, जबकि इससे पहले वाली जो सेंचुरीज है उसमें इतना क्रिटिसिज्म नहीं है। तो ये फ्रेंच फ्रेंच का वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो 1066 में शुरू हुआ और 1204 में खत्म हो गया, जब इंग्लैंड ने अपनी आजादी वापस ले ली, लेकिन जो कल्चरल इन्फ्लुएंस था वो बाकी रहा। और डिफरेंट जो पोइट बाद में आए, राइटर आए, उन्होंने इसको जो है वो कंटिन्यू किया। हम अर्लियर राइटर पर इतना फोकस नहीं करते, और आमतौर पर 14th सेंचुरी में देखते हैं, जैसे उसमें जॉफरी चौसर है, विलियम लैंगलैंड है, लिडगेट है, जॉन गोयर है। तो ये मिडीवल एज के राइटर्स, जॉन गोयर, लिडगेट और विलियम लैंगलैंड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो जॉफरी चौसर ही है, और चौसर की पार्लियामेंट ऑफ फॉल और ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, इसके बाद कैंटरबरी टेल्स, और कैंटरबरी टेल्स में भी प्रोलॉग जो है उसका मास्टरपीस समझा जाता है, जिसे आप सब पढ़ ही चुके हैं। और मिडीवल एज का सिर्फ मिडीवल एज की टेल पर एक राइटर मौजूद है, आखिर पर एक राइटर मौजूद है, जॉफरी चौसर, जिसको अमूमन सिलेबस में शामिल किया जाता है, पढ़ाया जाता है। और उसका प्रोलॉग खास तौर पर, जिसको पढ़ाने का पर्पस ये है कि प्रोलॉग जो है दैट इज रियलिस्टिक पोर्ट्रेल ऑफ मिडीवल एज। दूसरा ये है कि इट शोज आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन, कि किसी करेक्टर को कैसे पोर्ट्रे करना चाहिए, टिपिकल ट्रेट्स ऑफ करेक्टर एंड इंडिविजुअल ट्रेट्स ऑफ करेक्टर, यानी टाइप एंड इंडिविजुअलिटी को कैसे जो है वो राइटर फोकस करता है, कैसे टोन जो है वो पोइट की इंपॉर्टेंट होती है, स्पीकर की टोन इंपॉर्टेंट होती है। जैसे प्रोलोग का स्पीकर जो है वो कैसे ह्यूमर और आयरनी को यूज करता है अपनी कंटेम्परेरी एज को पोर्ट्रे करने के लिए। ये करेक्टर जो है साइमल्टेनियसली अपनी एज की भी रिप्रेजेंटेशन है, और इनके अंदर एक यूनिवर्सैलिटी भी है, यानी हर एज में आपको ऐसे नाइट, ऐसे स्क्वायर, ऐसे नन्स,
ऐसी प्रायरस, फ्रायर, मंक, फ्रैंकलिन, रीव, मर्चेंट, सार्जेंट, ये सब कैरेक्टर हमें हर जमाने में नजर आएंगे। यानी कि 21वीं सदी में भी खोल के बैठ जाओ, आपको ऐसे समनर और पार्टनर इसी तरह जो है वो खिलवाड़ करते हुए, कोई रेप्लिका बेचता हुआ, कोई किसी तरह से लोगों को जो है वो नजर आएगा। तो ये इनकी यूनिवर्सैलिटी थी जिसकी वजह से इनको अप्रिशिएट किया गया। दूसरी तरफ इनकी एक्यूरेसी और कंटेम्परेरी एज की प्रोजेक्शन थी जिसकी वजह से इसको जो है वो इतनी सिग्निफिकेंस मिली। हम देखते हैं कि इवन चौसर जिसने एंग्लो नॉर्मन इंग्लिश में ये कैंटरबरी टेल्स को कंपोज किया और उसके बाद उसके प्रोलॉग भी, तो हम देखते हैं कि उस वक्त भी स्क्रिप्ट अभी तक फाइनल नहीं है। इंग्लिश जो लैंग्वेज को लिखने का स्पेलिंग है, मतलब कि जो वर्ड्स थे वो फाइनल नहीं हुए, जैसे बाद में हम रेनेसांस एज में देखते हैं कि बड़ी हद तक वो एस्टेब्लिश्ड हो चुकी। तो मडीवल एज के दो फेजेस हैं, एक एंग्लो सैक्सन है from mid 5th century to we can say 1066 or mid 11th century, and from 1066 to 1485 that's Anglo-Norman period or Middle English period. इस एज की लिटरेरी सिग्निफिकेंस तो कम है, लेकिन जब आप रेनेसांस को समझने की कोशिश करते हैं तो उस वक्त आपको इसकी जरूरत पड़ती है कि आप समझे कि कौन सी चीजें थी जिनमें चेंज आया। तो जब चेंज की बात करते हैं तो चेंज मिडीवल सोसाइटी में आया। तो मिडीवल सोसाइटी क्या थी वो मैंने आज शुरू में आगे आपसे डिस्कस किया। तो अभी मैं इसको यहीं पर स्टॉप करता हूँ। आपके जो क्वेश्चन है वो मैं चाहता हूँ कि आप पूछें, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँ। सर आपने ईयर क्या बताया था इंग्लैंड का, वो इंडिपेंडेंस का, नॉर्मन से जो 1204 1200 1204। सर एंगल्स और सेक्शंस के आने से पहले जो उनके नेटिव थे उनको क्या कहते थे? उसके लिए डिफरेंट वर्ड्स थे वैसे, जो है ना ज्यादा जो यूज किया जाता है दैट इज ब्रिटन, लेकिन स्पेलिंग है BRITON। और ये लेबल रोमन एम्पायर ने उनको दिया जी। सर जब एंग्लो नॉर्मन्स आए तो एंग्लो सेक्शंस यहाँ से चले गए? क्या मतलब? सर मतलब पहली बात जब तो ये नॉर्मन्स है, ने कॉन्क्वेस्ट किया। एक मिनट मुझे इसको थोड़ा सा क्लियर करने में, कि असल में 3 ट्राइब्स थे, एंग्लिश, सैक्सन और ज्यूस। इन तीनों ने मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज शुरू की। ये कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज जो है वो एंग्लो सैक्सन इंग्लिश कहलाई, और उनका जमाना जो है वो एंग्लो सैक्सन एज कहलाया या एंग्लो सैक्सन पीरियड कहलाया। ठीक है, ये कहीं नहीं गए, ये यहीं पर रहे, लेकिन इनको डिफीट किया फ्रेंच ने आके। जब डिफीट करने का ये नहीं मतलब होता कि उनको तो कहीं जो है वो किसी दूसरे कंट्री में भेज दिया था, वो वहीं पर रहे, लेकिन वो सर उनसे वो भी तो डिफीट। कहीं और से आए हुए थे यहाँ पे सेटल होने से पहले। कौन? बिल्कुल वो सर एंगल्स और सेक्शन लोग जी, वो तीनों तो वो कब ट्राइब जाके जर्मन। सेटल हो गए थे? जो फ्रेंच थे वो बड़ी तादाद में यहाँ सेटल नहीं हुए। हाँ, उनकी भी एक सिग्निफिकेंट तादाद यहाँ पे आई, स्पेशली नॉर्मंडी से, और वो वहाँ पर जो है वो सेटल हुए। लेकिन उन्होंने यहाँ के जो सिस्टम थे, स्पेशली पॉलिटिकल सिस्टम और कोर्ट सिस्टम जो था, उसको बहुत इन्फ्लुएंस किया। यहाँ की क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया, उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने
स्ट्रक्चर कर दिया रोमन कैथोलिक क्रिश्चियनिटी की स्टाइल में। लैंग्वेज को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, और जो जैसे ब्यूवुल्फ की लैंग्वेज थी वो एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज है, लेकिन बाद में के ये जो राइटर्स हैं, चौसर है या लैंगलैंड है, इनकी लैंग्वेज एंग्लो सैक्सन वाली नहीं है, बल्कि वो एंग्लो नॉर्मन, यानी उसमें फ्रेंच वर्ड्स अच्छे खासी तादाद में मौजूद। तो कहने का ये था कि एंग्लो नॉर्मन ने एंग्लो सैक्सन को निकाला नहीं, वो सिर्फ डिफीट किया था। और दोबारा जो है वो जो इंग्लैंड के लोग बाद में एंग्लो सैक्सन का लेबल भी खत्म हो गया, उन्होंने अपने आप को जो है वो एक इंग्लिश पीपल के तौर पर जो है वो रिकग्नाइज करना शुरू किया, और अल्टीमेटली जो है तो वो अपने जो ऑटोनॉमी थी, जो अपनी इंडिपेंडेंस थी, उससे वापस। बाकी विलियम द कंकरर है जो जिसने बैटल ऑफ हेस्टिंग में फाइट की नॉर्मन पीपल्स। तो सर एंगल्स और सेक्शंस की नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश थी। नेटिव लैंग्वेज से मुराद के जहाँ पे वो आए थे वो तो जर्मन थी। एमसीक्यूज भी आया था कि व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एंगल्स एंड सेक्शंस। वो तो जर्मन लैंग्वेज थी, लेकिन अब वो देखे वो उस मुल्क से ही दूर हो चुके, अब वो एक नई जगह पर सेटल हुए, उसकी वहां रह के, और फिर जाहिर है कि जिस तरह जर्मनी में उनके ट्राइब हो गए, वो तो एक एंटिटी नहीं थे, वो तो डिफरेंट जगहों से ताल्लुक रखते थे। इंग्लैंड में आके वो 3 मुख्तलिफ जगह के लोग जो है वो एक एंटिटी बने। तो तब एक जबान जो है वो शुरू हो रही है, वो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज है, वो एंग्लो सैक्सन। ठीक हो गया। लेकिन मदर टंग की अगर बात, सॉरी नेटिव टंग की अगर बात करेंगे तो वो जर्मन ही है। यस। एक्सक्यूज मी सर। यस यस। सर जैसे आपने ये 3 ट्राइब्स बताए हैं, एंगल और सेक्सन, और उसके बाद एक थर्ड भी आपने दीन ज्यूज। बताए हैं, तो इनके आने से ज्यूज, सर इनके आने से पहले वहाँ पे रोमन थे या नॉर्मन थे, जो पहले के जो लोग थे एज से, मतलब इन तीनों ट्राइब्स पहली बात तो ये कि रोमन एम्पायर के जमाने में इंग्लैंड कोई बहुत सिग्निफिकेंट जगह नहीं, इंग्लैंड कोई बहुत सिग्निफिकेंट इलाका या वहाँ के हुक्मरानों की कोई वर्थ नहीं। हाँ, रोमन एम्पायर ने जिस तरह बाकी पूरे यूरोप को या यूरोप के बड़े हिस्से को जो है वो कंकर कर लिया था, तो इस इलाके को भी उन्होंने कंकर कर लिया था, तो इसको वो ब्रेटन्स के नाम से इंट्रोड्यूस करा। और ये जो रिलेशन था ये 1 सेंचुरी से भी कम टाइम का रहा। उसके बाद ये लिबरेट हो गया, और यहाँ पर ना तो कोई एज सच कोई यानी कि क्लैन और ट्राइब सिस्टम था, कोई नेशनल गवर्नमेंट टाइप कुछ नहीं। तो ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर रोमन थे, रोमन नहीं थे, वो यहाँ के मकामी लोग ही, और बहुत थोड़ी तादाद में थे। उससे कहीं ज्यादा बड़ी तादाद वो थी जो बाहर से आते थे, चाहे वो जर्मनी से आ रहे हैं या वो स्कैंडिनेवियन कंट्री से आ रहे हैं। थैंक यू सर। अस्सलामुअलैकुम सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जो हमें बताए हैं विलियम लेग्रैंड, जॉन गॉवर्थ, जेफरी चौसर, हमने इन तीनों को डीपली स्टडी करना है या ओनली जेफरी चौसर पहला की तो ये है कि ऐसे कोई भी राइटर जो आपके सिलेबस में देंगे उनमें डीपली का कोई मैटर नहीं है। सिर्फ ये है कि ये इनकी एक पैराग्राफ जितनी वर्थ है कि कॉन्टेम्परेरी ऑफ जोफ्री चौसर, उनके नाम और उनके वर्क्स, जैसे फायर स्लोमन है इसका लैंगलैंड का, इसी तरह जो है वो बाकी ओके सर फाइन। इसको वैसे मैं कल जो है वो कंटिन्यू करूंगा, अभी थोड़ा इसके ऊपर मजीद बात करूँ। हमें टाइम जो 6:45 मेंशन किया था, तो हम लोग ज्वाइन 6:45 पे हुए थे, तो उस टाइम जो टॉपिक चल रहा। एक सेकंड, मैंने आपको जो है वो 2 लिंक शेयर किए थे, एक 6 o'clock का, एक 6:45।
पहली मीटिंग तो 6 बजे ही होनी थी ना। जी सर 6:45 पे स्टार्ट किया था तो सोशल लिंग्विस्टिक्स टॉपिक चल रहा था तो उससे पहले भी आपने कुछ कवर करवाया है।